प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट से आपसे चर्चा कर रहा हूं। आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार शायद इतना व्यापक नहीं है। इसके क्षेत्राधिकार का अध्ययन मोटे तौर पर हम 3 रूपों में कर सकते हैं। पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो हैं भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जब कोई विवाद की स्थिति बनती है, तब यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है कि उसका निपटारा या निराकरण किया जाए, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र और सक्षम भी है। दूसरी स्थिति आती है भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद आए, किसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तब भी सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति आती है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद, जिसमें कोई ऐसा प्रश्न शामिल है, अंतर्निहित है, जिस पर किसी वैध अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के संबंध में प्रारंभिक एकमेव मतलब अकेला क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त प्रकार के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं या उपस्थित किए जा सकते हैं। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) के द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के भी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। उच्च न्यायालय में जब यह कार्यवाही होती है तो संविधान 226 के तहत होती है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होती है, और जब सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही होती है तो है संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा होती है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है संवैधानिक, दूसरा है दीवानी, तीसरा है फौजदारी यानी कि क्रिमिनल, और चौथा है विशिष्ट स्पेशल अपील्स जिनको हम कह सकते हैं। तो संवैधानिक अधिकारों के तहत यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारमय प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा इसमें है दीवानी यानी कि सिविल मामले। इस संबंध में
मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसे 1972 में हुए संविधान के 30वें संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है। इसके पूर्व यह व्याख्या थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी या सिविल मामलों विवादों की अपील की जा सकती थी जिनमें विवादग्रस्त राशि यानी कि जो धनराशि होती है उसकी वह 20,000 रुपये से अधिक हो। इस व्यवस्था के संबंध में विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि दीवानी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में धनराशि की जो सीमा है वह हटा दी जानी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार 30वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधित करते हुए अब धनराशि की सीमा हटा दी गई है और यह निश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी मामलों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित सारभूत प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या अंतर्निहित है। 30वें संविधान संशोधन द्वारा की गई यह व्यवस्था निश्चित रूप से उचित भी है और तर्कपूर्ण भी है। फिर फौजदारी विवादों की स्थिति है। फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो। दूसरी बात, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो। तीसरी बात, अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है तो अपील की जा सकती है। इस प्रकार संवैधानिक अधिकारों के तहत दीवानी फौजदारी समस्त अधिकार शामिल हैं जिनके लिए सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूर्ण रूपेण स्थापित किया गया है। फिर बात आती है विशेष अपीलों की। विशिष्ट अपील जो होती हैं, संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन उनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी जो विशिष्ट अधिकार हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एकमात्र अपवाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह जो विशिष्ट अपीलीय शक्ति प्रदान की गई है उसके द्वारा इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के सभी पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय देने का अधिकार भी प्राप्त है। फिर तीसरा है परामर्श का क्षेत्राधिकार यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर और तथ्यों पर निर्भर करेगा कि वह परामर्श दे अथवा न दे।
अनुच्छेद 143 का खंड 2 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह संविधान के लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में जो विवाद हैं उसे न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सके। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 1947 और 1950 के बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते आते हैं। ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य भी होता है और न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में केवल 10 बार परामर्श प्राप्त किया है, जिसमें केरल शिक्षा विधेयक 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई सम्मति, 1978 में विशेष अदालत विधेयक और 1991 में कावेरी जल विवाद पर मांगी गई सम्मति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 2002 में अनुच्छेद 174 विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि और चुनाव के प्रसंग में चुनाव आयोग के अधिकार और भूमिका के संबंध में भी परामर्श प्राप्त किया गया था। जनवरी 93 में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था कि विवादास्पद बाबरी मस्जिद के पूर्व वहां पर कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 24 अक्टूबर 1994 के सर्वसम्मत ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रपति द्वारा इस विषय में मांगे गए परामर्श का जवाब देने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस प्रश्न का कानून या संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, वरन इसका संबंध पूरी तरह तथ्यों से है। न्यायालय ने यह भी कहा कि राय मांगे जाने से किसी संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया है कि किसी विशेष मामले में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार मुकदमेबाजी को रोकने और उसे काफ़ी सीमा तक कम करने में सहायक होता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा सलाहकारी भूमिका अदा करना पसंद नहीं किया गया है। इस संबंध में भारत की व्यवस्था ब्रिटेन और कनाडा आदि देशों के अनुरूप है। इस प्रकार हम लोग यह समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के प्रत्येक विषय से संबंधित विवादों पर, चाहे वो दीवानी हों, चाहे वो फौजदारी के हों, चाहे वो अपील के हों, चाहे वो परामर्श लेने के हों, व्यापक रूप से विस्तृत तौर पर तमाम सारे क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, जिसके द्वारा भारतीय गणतंत्र के संवैधानिक संरक्षण, संविधान के अभिरक्षक की भूमिका एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदा की जाती रही है, निभाई जाती रही है और इसी दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय का संपूर्ण गणतंत्र में पूर्ण सम्मान यथावत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, जिज्ञासा हो या कमेंट हो तो उनको आप निश्चित तौर पर व्यक्त करें। सोशल साइट की किसी भी माध्यम से आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा के समाधान का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।